हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले माइंड मैप जानते हैं कि किस किस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर सेल का डिफिनीशन रहेगा कि सेल होता क्या है। देन उसके बाद से डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल के अंदर में भाई सेल वाल्व आता है, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये प्लांट में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म होता है एक प्रकार का जेली लिक्विड होता है। न्यूक्लियस। इस तरह मेरे भाई हम लोग के पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला मात्र एक ही बंदा है, वो है ब्रेन, यानी कि हम लोग का मस्तिष्क। उसी तरह हम लोग के बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर भी एक होता है प्रेसिडेंट, या कहा जाए होता है एक होता है सीपीयू। जिस तरह कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसी तरह ब्रेन होता है हम लोग के सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है, सबको अलग अलग काम करता है, देता है। उसके बाद से आता है सेल ऑर्गेनेल्स। इसी सेल ऑर्गेनेल्स को अगेन कई पार्ट में तोड़ना है, जिसको हमको पढ़ना है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसको ईआर से डिनोट करते हैं मेरे भाई। गाल्गी अपरेटस हो गया। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहीं ना कहीं हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस कहते हैं। गाल्गी ऑपरेटर्स माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए ऊर्जा को बॉडी के एक एक पार्ट में कहा जाए कि सेल के एक एक जगह यही गाल्गी ऑपरेटर्स परिवहन का काम करता है, यानी कि पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद से आता है प्लास्टिक, जो कि हम लोग देखेंगे कि प्लांट में पाया जाता है। क्यों पत्तियां ग्रीन होती है, उसके अंदर क्या क्या कारण होता है। वॉक्यूल्स भी हम लोग जानते हैं, उसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। और उसके बाद से हम लोग जानेंगे लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल वेब बहुत खतरनाक होता है, ये होता है आत्महत्या की थैली। एट द लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के मेरे भाई। सेल डिवीजन के अंदर हम लोग देखेंगे माइटोसिस एंड म्यूसिस, कि सेल कैसे टूटकर एक दूसरे सेल में परिवर्तित होता है। ये हम लोग का ओवरऑल माइंड मैप रहने वाला है, जो कि सेल को लेकर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अब यहाँ से हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें मेरे भाई हम लोग सबसे पहले सेल का डिफिनीशन क्लियर करेंगे। देखिए सेल क्या होता है मेरे भाई। अ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई होता है मेरे भाई सेल, यानी कि सेल जो होता है मेरे भाई वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है मेरे भाई वो बेसिक यूनिट होता है, मतलब सबसे मौलिक सबसे छोटी इकाई होता है किसी भी बॉडी का। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पे क्या हुआ, होम। इस होम, ये होम हुआ, ये होम कहीं ना कहीं ब्रिक से बना होगा। सबसे छोटा इसका यूनिट हुआ होम के लिए मेरे भाई, वो क्या है, ब्रिक है। उसी तरह हम लोग क्या है, ये पूरा बॉडी है, लिविंग कोई ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है, या कहा जाए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस चीज से बना होगा, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है मेरे भाई वो होता है सेल। तो इसीलिए सेल का डिफिनीशन कहता है अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग एनसीईआरटी में आप लोग का एक और एग्जांपल होगा भाई, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज सेल। मतलब जो सेल होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की तरफ होता है। जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ, जिस तरह एक बिल्डिंग होता है मेरे भाई, उस बिल्डिंग में कहा जाए कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है ब्रिक, उस बिल्डिंग के अनुसार। बट वही हम लोग अपने बायोलॉजिकल पार्ट में बात किया जाए, इस सेल चैप्टर के अंतर्गत बात की जाए हम लोग के बॉडी को देखते हुए, तो जो हम लोग के बॉडी के अंदर सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है सेल। डायग्राम को समझिए मेरे भाई, आपको भी समझ आ जाएगा। जैसे देखिए जो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो सबसे छोटा यूनिट होता है मेरे भाई वो होता है सेल। ये हम लोग का बेस होता है बॉडी का। जब कई सेल आप मिलाएंगे तो बनेगा मेरे भाई टिश्यू। टिश्यू हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है हम लोग का चैप्टर नंबर 2। उसके बाद से जब कई टिश्यू मिलेगा तो बनता है मेरे भाई ऑर्गन। जैसे कि ऑर्गन में क्या आएगा मेरे भाई, ऑर्गन क्या है, ये नोज हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, लिप हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और जब कई ऑर्गन को मिला देंगे तो आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आ जाएगा मेरा भाई ट्रेकिया, नोस्ट्रिल
और क्या आ जाए ब्रोंकाइन, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली, डायफ्राम वगैरह, या डाइजेशन सिस्टम जिसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफाइगोस ये सब आ जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम बोलता है जब कोई ऑर्गन को मिला देंगे उसके बाद से हम लोग की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एट द लास्ट में निर्माण हो जाता है। कोई भी बॉडी मेरा भाई बना है तो इसी से होकर बना है। सबसे पहले सेल बनता है किसी भी बॉडी के अंदर, इसीलिए जो सेल होता है सबसे छोटी यूनिट होता है ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसीलिए डिफिनीशन में कहा गया। और जब कई ग्रुप ऑफ सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, जब टिश्यू को कई ग्रुप ऑफ टिश्यू को एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे तो ऑर्गन, और ऑर्गन कई ऑर्गन हो जाता है तो उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, और एट द लास्ट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो आई होप आपको इसका डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सेल का डिफिनीशन को पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले इसमें सेल के डिस्कवरी के बारे में, यानी कि सेल को किसने खोजा था। सबसे पहले एंट्री होती है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने 1665 में सेल का डिस्कवर किया था, यानी कि ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि सेल नाम के भी कोई चीज होती है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। इन्होंने कैसे सेल का डिस्कवर किया था मेरे भाई, ये ऑब्जर्व किए थे एक कॉक में। कॉक क्या होता है, आप ट्री देखे होंगे, पेड़, पेड़ के जो छाल होते हैं ना मेरे भाई उसी को कहा जाता है कॉक। यहाँ पे मैं लिखा हूँ मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ के जो छाल होते हैं उसी को कहते हैं कॉक। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने खुद के, यहाँ पे देखिए, अंदर सेल्फ डिजाइनेड माइक्रोस्कोप, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इन्होंने पेड़ के छाल को ऑब्जर्व किया था। इसमें ये देखो मधुमक्खियों के छत्ते के समान रूम इनको दिख रहे थे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें खंड 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 रूम होता है ना मेरे भाई, उसी तरह ये बार्क में, बार्क ऑफ ट्री में इनको रूम दिखाई दिया। उसी छोटे छोटे रूम को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, 1665 में सेल का, इस सेल का डिस्कवर किए थे मेरे भाई, वो एक डेड सेल था। उसके बाद से एंट्री होता है एंटोनी वन लीeuwenhoek, बहुत खतरनाक ये भाई सब एंट्री करते हैं 1674 में। इन्होंने इसी सेल को जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, इन्होंने इसी सेल का भी डिस्कवर किया, बट ये डेड सेल का डिस्कवर किए थे मेरे भाई, इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था, वो भी इन पॉन्ड वाटर में, यानी कि झील के पानी में। इन्होंने किसमें देखा था, बार्क ऑफ ट्री में, इन्होंने इन पॉन्ड ऑफ वाटर में। बस अंतर ये है कि ये डेड सेल का डिस्कवर किए थे, ये लिविंग सेल का। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम दीजिएगा इन 1665 में। उसके बाद से थर्ड जो वनडे की एंट्री होती है मेरे भाई, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था किसके बारे में भाई, न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि मैं आपको फिर रिकॉल करा दूं, जिस तरह हमारे बॉडी को सबसे मेंटेन करने वाला ब्रेन होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर सेल में जो सबसे ज्यादा कंट्रोलर होता है या कहा जाता है ब्रेन, वो होता है न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। उसके बाद से आते हैं एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था पुरकिंजे मेरे भाई। इन्होंने 1839 में डिस्कवर किए थे प्रोटोप्लाज्म को। आप इन सारे लोगों का नाम और इन लोगों का डेट और इन लोगों का काम याद रखिएगा मेरे भाई। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आपके क्लास 9 के पेपर जो होगा ईयरली एग्जाम में, उसमें ये 100% पूछेगा मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो हम लोग का हो गया डिस्कवरी। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में मेरे भाई। सेल थ्योरी के बारे में, यानी कि किस किस वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, यानी कि हमारे बॉडी में एक एक पार्ट में सेल पाया जाता है। किस वैज्ञानिक, किस साइंटिस्ट ने बताया था। सबसे पहले एंट्री किए मैथियस स्लाइडेन, जो कि 1838 में। इन्होंने बताया था मेरे भाई कि जितने भी पौधे हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से, यानी कि पौधे के हर एक एक पार्ट में आपको सेल नजर आएगा। उसके बाद से इन्हीं के साथ साथ एक साल के बाद, यानी कि 1839 में, 1839 में एक और वैज्ञानिक आया जिनका नाम था थियोडोर स्वान। देखिए, हालांकि इन दोनों लोगों का नाम हमेशा एक ही बार लिया जाता है, कभी भी सेल थ्योरी का नाम आता है तो स्लाइडेन एवं स्वान, इन दोनों का नाम लिया जाता है। लेकिन स्लाइडेन ने प्लांट के बारे में बताया था कि जो पौधे होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो स्वान थे वो बताया था कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं स्वान मेरे भाई स्लाइडेन से, अरे भैया तू प्लांट के बारे में बता देला, लेकिन तू एनिमल के बारे में ना बतेला, जो नहीं मनुष्य है
बहुत खतरनाक इंसान है, इसके बारे में भी तो बताया चाहिए ना। तो ई एंट्री कर दिए थियोडर स्वान, हुआ तो हम ना हुए, तो पेड़ के बारे में बतेला तो हम इंसान के बारे में बता दें। तो यही आके बताएं कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी एनिमल होते हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमन, हमारे बॉडी में हर एक एक पार्ट में सेल पाया जाता है, चाहे हैंड हुआ, चाहे नोज हुआ, चाहे फुट हुआ, चाहे स्टोमच हुआ, मतलब हमारी पूरी बॉडी जो होती है मेरे भाई वो सेल से मिलकर बनी है। ये बताए थे थियोडर स्वान 1839 में। लेकिन आपको कभी भी सेल थ्योरी के बारे में पूछे मेरे भाई, आप इन दोनों लोगों का नाम बताएंगे, यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान का। उसके बाद से एक और साइंटिस्ट का एंट्री होता है इन दोनों लोग के बीच में, जो कि थे डॉक्टर रोडोल्फ विर्चाउ 1855 में। कहा है कि हम कहाँ रुकने वाले हैं, आप लोग पौधे के बारे में बताते हैं, एनिमल के बारे में, हम उस सेल के अंदर घुस उस सेल को भी तोड़ देंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल जो होता है मेरे भाई टूट के पुनः दूसरे सेल का निर्माण करता है। जैसे कहीं ना कहीं 1 2 3 सेल बन रहा है, वो अपने पुराने ही सेल से टूटकर बन रहा है। ये कथन दिए डॉक्टर रोडोल्फ विर्चाउ 1855 में। जैसे कि यहाँ पे सपोज करिए मेरे भाई कोई सेल है, एक सेल ही टूट गया दो में, अब ये इसी सेल का ये पार्ट है, ये भी टूट जाएगा मतलब 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, ऐसे ही। तो यही बताया थे कि जितना भी सेल आता है मेरे भाई वो अपने पुराने ही सेल से टूटकर नया सेल बनता है। तो आई होप आपको थ्योरी भी आ गया होगा मेरे भाई। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अपने लगातार पाथ पर, अपने लक्ष्य की तरफ मेरे भाई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड न्यूक्लियस। मैं बता दूं मेरे भाई, आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछबे करेगा। ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा मेरे भाई। मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद से देन क्वेश्चन दे दूंगा। ये अभी तक मैं जितना पढ़ा है उसमें से ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं मेरे भाई। तो आप इसका आंसर बताइएगा मेरे भाई कमेंट में कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड न्यूक्लियस। मैं अभी पढ़ाया हूं मेरे भाई पिछले स्लाइड पे। देन उसके बाद ये आंसर हमको कमेंट में चाहिए। सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 से पूछने जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। बाय सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये 100% अपने नोट्स में दोनों क्वेश्चनों को आप मेंशन करिएगा मेरे भाई, और इसका खूब अच्छे से आंसर लिख के लर्न कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मैं फिर बता रहा हूँ हाफ ईयरली एग्जाम में ये आ जाता है मेरा। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, यानी कि नंबर ऑफ द सेल के बेस पर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में तोड़ा गया। एक है मेरे भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनि, आपको बायोलॉजिकल के पार्ट में आपको कभी भी बायोलॉजी के अंदर यूनि दिखे उसका मतलब मेरे भाई सिंगल, यानी कि एक। यूनि और सेलुलर कहीं ना सेल से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ मेरे भाई। देखिए यूनि मतलब हो गया सिंगल और सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी कि यूनिसेलुलर मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं मेरे भाई, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। मैं यहाँ पे इजी डिफिनेशन लिखा हूँ ताकि मेरे भाई आप इसको इजीली लर्न कर लें और अपनी एग्जाम में इसको लिख दें। ऐसे एग्जांपल्स में मेरे भाई कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। अमीबा, कहीं ना कहीं हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, इसके हम लोग डायग्राम को भी बनाए हैं अमीबा को, तो ये क्या है मेरे भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। पैरामीशियम, इटीसी, बहुत सारा हो गया। पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जिस तरह मेरे भाई यूनि जो शब्द था सिंगल होता है, मल्टी जो मेरे भाई मल्टीपल मतलब क्या होता है, पहाड़, मल्टीपल मतलब गुणा होता है बहुत सारा, मल्टी मतलब होता है मेनी मेरे भाई, सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से अधिक सेल से मिलकर बनते हैं मेरे भाई, उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप हमेशा याद रखिएगा मल्टी मतलब होता है मेनी और यूनि मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल। जैसे एग्जांपल्स का बात किया जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेरे भाई, तो प्लांट एंड एनिमल, जो हमारी बॉडी है चाहे प्लांट की बॉडी है, इसमें बहुत सारा सेल पाया जाता है मेरे भाई। जैसे कि हम लोग देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया मेरे भाई, लाइसोसोम हो गया मेरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
हो गया, ऐसे बहुत सारे सेल से मेरे भाई हम लोग की बॉडी चाहे पेड़ पौधे की बॉडी जो मिल के बना होता है। इसलिए जो प्लांट हुआ चाहे एनिमल्स हुआ यानी ह्यूमन हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं मेरे भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। आप अमीबा को देखे होंगे, अपने एक ही शेप से, उसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसी से भोजन को विलोफोडिया के द्वारा उसी से क्या करेगा, वो चलबो करता है। हर काम एक ही पार्ट से मेरे भाई, एक ही सेल से करता है, इसीलिए तो इसको कहा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग के अंदर हर एक सेल के हर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि मैं बताया था मेरे भाई आपको, हमारे सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, वो क्या है मेरे भाई, कंट्रोलर है, ब्रेन ऑफ द सेल है, वो सबको देखता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भाई पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि एनर्जी का निर्माण करता है। लाइसोसोम है मेरे भाई, सुसाइडल बैग कहते हैं। और क्या था, गाल्जी ऑपरेटर था मेरे भाई, जो कि परिवहन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए ऊर्जा को हमारे बॉडी के अंदर सेल, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है सेल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग स्पेसिफिक कार्य होता है, अलग अलग अंगों के द्वारा, अलग अलग सेलों के द्वारा। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मात्र एक ही सेल से पूरे फंक्शन को, पूरे एक्टिविटी को करना पड़ता है। तो ये भी आपको आई होप समझ आया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। थोड़ा मेरे भाई डायग्राम खेल लेते हैं, यानी कि डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। कुछ सेल होते हैं जो कि डिफरेंट शेप को ऐसे हम लोग देखते ही उसको पहचान देंगे कि डिफरेंट जो टाइप्स का सेल होता है उन लोगों का क्या नाम होता है मेरे भाई। देखिए, जब से कभी भी आपको इस तरह का, इस शेप का कोई भी सेल दिखे, इसका मतलब वो समझिए क्या है मेरे भाई, स्मूथ सेल है। और इस तरह का यानी कि रोड शेप का कभी भी आपको सेल दिखे तो आपका रोड सेल हो गया। और यहाँ पे आपको कभी भी इस शेप का सेल दिखे मेरे भाई, तो वो सेल क्या कहलाता है, एग सेल, जो कि फीमेल के ओवम में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन के अंदर आप इसको खूब अच्छा से पढ़ेंगे मेरे भाई, आप चिंता मत करिए। देन उसके बाद से मेरे भाई कभी भी आपको इस तरह का सेल दिखे मेरे भाई, कभी भी आपको सेल इस तरह का दिखे मेरे भाई, इसका मतलब होता है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल का मेरे भाई स्ट्रक्चर है, ये आपके एग्जाम में देता है मेरे भाई डायग्राम बनाने के लिए 3 या 5 नंबर में। तो ये आपको मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से, आप यहाँ पे मत जाइए। अभी इससे भी बेटर बनता है, मुझे चूंकि ड्राइंग नहीं बनाना आता है मेरे भाई, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए, आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए सब बनाया हूँ। ये और भी बेहतर तरीके से बनता है मेरे भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने के लिए, रिमेम्बर कराने के लिए यहाँ पे बताया कि कभी भी आप किसी भी सेल की शेप को देखिए तो उसको तुरंत उसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे इसको देखे न्यूरॉन हो गया, इसको देखे स्मूथ बोल देंगे, रोड सेल हो गया, एक सेल हो गया। और ये हम लोग का हो गया स्पर्म सेल, जो कहते हैं स्पर्म सेल। मतलब कभी भी आपको इस शेप का सेल दिखे आपके बुक में चाहे कहीं भी मेरे भाई, तो आप उसको कहते हैं स्पर्म सेल, जो कि मेल में पाया जाता है। हम लोग पिछले स्लाइड पे डिफरेंट शेप ऑफ सेल के बारे में देखे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंट साइज ऑफ द सेल। देखिए, ओवरऑल इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक ओवरऑल वर्ल्ड के अनुसार, एक ह्यूमन में। यदि आपसे पूछे कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन सा है मेरे भाई, तो माइकोप्लाज्मा, यानी जो माइकोप्लाज्मा का सेल होता है वो सबसे छोटा होता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। यदि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल की बात की जाए मेरे भाई, वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है मेरे भाई ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए। बट वही ह्यूमन में पूछता है मेरे भाई, स्मॉलेस्ट बताइए, लार्जेस्ट बताइए। तो सबसे छोटा जो होता है ह्यूमन में जो सेल पाया जाता है मेरे भाई, वो होता है स्पर्म सेल, यानी कि ये पाया जाता है मेरे भाई मेल में पाया जाता है। अभी मैं आपको ये भी पिछले ही स्लाइड पे बताया था, शेप जब बताया था, तो जो स्मॉलेस्ट सेल होता है मेरे भाई वो स्पर्म सेल होता है, पाया जाता है मेल में। लार्जेस्ट सेल क्या होता है मेरे भाई, इन ह्यूमन में बात की जाए तो वो होता है ओवम सेल, जो कि प्रेजेंट होता है इन फीमेल में मेरे भाई। देखिए, यहाँ पे हो गया लॉन्गेस्ट, बहुत लोग को लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में, लार्जेस्ट मतलब मेरा भाई क्या होता है, बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। जैसे मेरे भाई लार्जेस्ट लाल किला बड़ा है और गेटवे ऑफ इंडिया चाहे कहा जाए कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, तो समझ रहे हैं। जो वर्टिकल होता है उसको लॉन्गेस्ट, यानी कि लेंथ जिसकी ज्यादा होता है, और जो मेरे भाई लार्जेस्ट जो चौड़ाई ज्यादा एरिया कवर अप करता है, जो जिसकी चौड़ाई होती है उसको कहते हैं लार्जेस्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो कभी भी आपको इन ह्यूमन में पूछे कि सबसे
छोटा सेल बताइए तो आप बताएंगे स्पर्म जो कि मेल का, लार्जेस्ट पूछे मेरे भाई तो ओवम सेल जो कि फीमेल का, और लॉन्गेस्ट पूछे मेरे भाई तो वो पाया जाता है ब्रेन के अंदर जो कि है न्यूरॉन सेल। तो आप इसको याद रखिएगा मेरे भाई, ये एमसीक्यू में पूछता है और आपके बेसिक नॉलेज के मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक से मेरे भाई। आपके कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। यदि आपको मेरी एक एक बात दिल और दिमाग में छप रहा है मेरे भाई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मालूम चले। यदि आप ज्यादा खुश हो रहे हैं मेरे भाई, यदि आप चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले मेरे भाई, यदि आप चाह रहे हैं कि हमको इसी तरह का लेक्चर मिले, पढ़ने में हमको अच्छा लग रहा है, पूरी बातें समझ आ रहा है मेरे भाई, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये एक एक बात में अभी तक ले इसके पिछले स्लाइड में जो बताया चाहे ये बताया आपके खोपड़ी में और दिमाग में दोनों में एकदम आराम आराम से घुस रहा होगा मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि यूं कहा जाए कि से व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, यानी कि सेल किस किस से मिलकर बनता है। कभी भी आप एक सेल के अंदर देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मेरे भाई, तो सबसे पहला मेरे भाई मिलेगा सेल वॉल जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये पाया जाता है मेरे भाई प्लांट में। उसके बाद से इसके अंदर एक और आपको पाया जाएगा सेल वॉल, सेल इसी की तरह। ये सेल वॉल क्या है मेरे भाई, कोशिका भित्ति है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। आप इसके अंदर जाएंगे तो एक और आउटर मोस्ट कवरिंग मिलेगा जो कि सेल वॉल के अंदर होगा मेरे भाई। ये तो हम लोग का ऊपर वाला जो आपको ये बाहरी वाला जो शेप दिख रहा है मेरे भाई ये सेल वॉल होगा। इसके अंदर जाएंगे तो एक और आपको इस शेप का दिख रहा होगा जो कि है मेरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैं यहाँ पे आपको एरो से बताया हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको कहते हैं मेरे भाई प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली हिंदी में कहा जाता है, इसको कोशिका भित्ति। याद रखिएगा मेरे भाई ये नाम हिंदी का, जैसे आपसे कोई पूछे तो आप मेरे भाई पढ़ रहे हैं, आप अपने बॉडी के बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा हिंदी भी तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि आप दूसरों को बता दें। मान लीजिए आप दूसरों से बताएंगे, जैसे आपके घर आपकी मम्मी हो गए, चाहे कोई दादाजी हो गए जिनको नहीं मालूम है हिंदी तो उनको मालूम होगा ना मेरे भाई, भले इंग्लिश नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपको बीच बीच में एक एक वर्ड का हिंदी जिसको बताना रहे वो बता दे रहा हूँ। तो समझ गए, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है मेरे भाई वो सेल वॉल होता है। इसके अंदर एक और आउटर मोस्ट कवरिंग पाया जाता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। देन उसके बाद से मेरे भाई इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, जो मैं इस शेप का बनाया हूं एरो से डिनोट किया हूं। मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूं न्यूक्लियस क्या होता है मेरे भाई, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। अभी आप चिंता मत करिए, बेफिक्र रहिए मेरे भाई, अगले स्लाइड पे हम लोग एक एक करके पूरे को एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, किस चीज से बना होता है, इसका क्या क्या काम होता है, सबके एक एक बारे में मेरे भाई सेपरेट सबका एक एक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद से मेरे भाई इस सेल में पाया जाता है जेली लाइक लिक्विड जो कि जिसका क्या नाम है भाई साइटोप्लाज्म, जो कि आपस में क्या है इन सभी को मिक्स करने से बचाता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप कभी भी कोई सामान मंगाते हैं टूटने फूटने वाला है तो गट्टा के अंदर आप देखेंगे उसमें फोम होता है, उस फोम के अंदर वो रखा रहता है ताकि टूटे फूटे नहीं। उसी तरह जैसे सपोज मेरे भाई आप बैग लेके जा रहे हैं, आप बैग लेके जा रहे हैं, आपका बैग भरा ही नहीं है, आप टिफिन बॉक्स रख लिए हैं, बोतल रख दी है, आप चलेंगे तो तड़ 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 बजता है। आप देखे होंगे जैसे टिफिन में आप कटोरा रख लिए हैं, आप चल रहे हैं बैग के साथ तो लगेगा बजने, वही बैग आपका पूरा मेंटेन है, भरा हुआ है कॉपी से, बुक से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक सामान को आप रखें तो आपका बैग चलने पे हिलता नहीं है। उसी तरह वही कारण है मेरे भाई सेल के अंदर, यदि इसमें ये क्या है मेरे भाई साइटोप्लाज्म रहती सब मिक्स हो जाएंगे। दूसरा मेरे भाई ये एक्सचेंज ऑफ गैसियस का काम करता है मेरे भाई, एनर्जी का एक्सचेंज करता है। अभी हम लोग इसको भी आगे सेपरेट पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई। उसके बाद इसमें पाया जाता है मेरे बहुत प्रकार का सेल जो कि है मेरे भाई सेल ऑर्गेनेल्स। इसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी ऑपरेटर, वॉक्यूल्स, प्लास्टिड सब इसी सेल अंदर इसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। आप हमेशा याद रखिएगा इसी पांचों चीज से सेल बनता है मेरे भाई। जो सेल सब शुरू से हम लोग सेल 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 करते आ रहे हैं मेरे भाई, ये इसी पांचों से मिलकर बनता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। इसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब आता है। तो आपसे कभी भी पूछे मेरे भाई क्वेश्चन कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, यानी कि सेल किस चीज से मिलकर बनता है, तो आपको ये पांचों नाम आपके खोपड़िया में याद होना चाहिए मेरे भाई।
अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई कंपोनेंट ऑफ द सेल में जो सबसे पहला था सेल वाल। तो देखिए सेल वाल क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले देखते हैं कि ये ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल में, ये सिर्फ हम लोग के पौधे में ही पाया जाता है मेरे भाई, आप इसको याद रखिएगा। ये रिजिड होता है यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ऐसे तुरंत मुड़ नहीं सकता है, रिजिड होता है, बहुत कठोर होता है। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल का होता है मेरे भाई। देखिए मैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कर रहा हूं यानी कि सेल वॉल। आप याद करिए रॉबर्ट हुक की बात, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था किसमें, कॉक में। कॉक किस चीज से मिलकर बना था मेरे भाई, मेड अप ऑफ बार्क ऑफ ट्री। अच्छा ये बताइए आउटर मोस्ट कवरिंग मैं कह रहा हूं, पेड़ का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा मेरे भाई, वही कॉक तो होगा मेरे भाई। बार्क ऑफ ट्री तो होगा मेरे भाई। जो पेड़ का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग वही पेड़ की छाल होता है मेरे भाई। देखिए आपके दिमाग से कितना खेला जा रहा है। वहां पे रॉबर्ट हुक अपने भाषा में कॉक नाम दे दिए थे, यानी कि कॉक किससे मिलकर बना था, बार्क ऑफ ट्री से मेरे भाई, यानी कि पेड़ के छाल से। और यहाँ पे क्या है, सेल वाल, वही बार्क ऑफ या कॉक कहा जाए, उसी का नाम यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वाल। सिंपल सा दिमाग लगाइए, पेड़ का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है मेरे भाई, वो छाली तो न होता है, छाल उधड़ता है, आप देखे होंगे। तो वही तो यहाँ पे नाम दे रहा है सेल वाल। तो वही कह रहा है कि ये सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट में, रिजिड होता है, आप देखे होंगे। वो नहीं कि इसे लचीला से फटाक से गिरेगा फिर उठ जाएगा, गिरेगा उठ जाएगा। तो ये रिजिड होता है, याद रखिएगा। और आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वाल। उसके बाद से नॉन लिविंग सेल होता है। आप एक बात हमेशा याद रखिए मेरे भाई, कभी भी प्लांट की बात किया जाए तो इसमें ज्यादातर सेल आपको नॉन लिविंग ही दिखेंगे, यानी कि डेड ही दिखेंगे मेरे भाई। उसके बाद से फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बनता कहाँ मेरा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। मैं आपको बताया था कि सेल का जब पिछले ही स्लाइड पे सेल का डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल हम लोग देख रहे थे कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। उसमें मैं आपको बताया था कि दो झिल्ली पाया जाता है मेरे भाई। एगो झिल्ली था हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा था हम लोग का सेल वाल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेरे भाई सेल वाल के अंदर पाया जाता है, या यूं कहा जाए सेल वाल जो होता है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। दो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल में आपको बताया था, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो होता है सेल वाल, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैं पीएम से डिनोट किया हूं, सेल वाल को सीएम से। तो वही कह रहा है कि फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा है, जो अंदर वाला है मेरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के तो बाहर है सेल वाल। तो वही कह रहा है फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद से जो हम लोग का फिफ्थ पॉइंट है मेरे भाई, प्रोवाइड डिफिनिट शेप। अब इसका काम क्या है मेरे भाई, तो ये सेल को डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल, और स्ट्रेंथ मजबूती देता है मेरे भाई ये प्लांट सेल को। उसके बाद से मेरे भाई और क्या काम ये करता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से। जैसे मेरे भाई मान लीजिए हम लोग ह्यूमन है, वो तो पेड़ है, वो उनका सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। जैसे हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग के पास घर होता है, हम लोग के पास कपड़े होता है। जैसे सर्दी हो गया, बरसात हो गया मेरे भाई, समर सीजन हो गया, विंटर गर्मी, रेनी सीजन, इन सभी से हम लोग के पास घर है तो हम लोग बच जाते हैं। हम लोग के पास कपड़े इस तरह का है तो बच सकते हैं। लेकिन बट देखा जाए प्लांट के पास कुछ इस तरह का सुविधा है नहीं है मेरे भाई। इसलिए जो हर मैकेनिकल से, बरसात से, गर्मी से, सर्दी से, जाड़े से, हर चीज से बचाता है मेरे भाई, हर एक डैमेज से बचाता है मेरे भाई सेल वाल, जो कि प्लांट को से नुकसान न पहुंचे। कभी आप देखे होंगे कि सर्दी और कभी बरसात आ गया तो उसके लिए मान लीजिए उन लोग के पास कपड़ा थोड़ी ना होता है पहनने के लिए, चाहे हम लोग के जैसे घर थोड़ी ना होता है पेड़ पौधे के पास। इसीलिए मेरे भाई जो प्रोटेक्ट करता है वो काम करता है सेल वाल, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई आप गो ग्रीन गो क्लीन, मतलब बहुत सारा पौधा लगाइए। यदि कहीं पेड़ पौधा कट रहा है मेरे भाई तो आप वहां पे आप एक्शन लीजिए मेरे भाई, समझाइए उन लोगों को, क्योंकि पेड़ ही हम लोग का जीवन है। गो ग्रीन गो क्लीन रहो मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो आप इसका याद रख लीजिए कि दो काम है, एक है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज से, जैसे कि मैं बता दिया, ऐसे हम अपने अनुसार सेफ्टी रह सकते हैं, लेकिन पेड़ को कौन सेफ्टी करता है, सेल वाल करता है। उसके बाद एक द लास्ट में सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से,
याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेल वॉल होता है किससे मिलकर बनता है मेरे भाई? सेलुलोज से। तो जितना मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बनाया मेरे भाई, कभी भी आपसे सेल वॉल का बात करें इसमें से 2-4 को आप पॉइंट लिख देंगे ना मेरे भाई, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट मेरा बनाने का यही उद्देश्य है, ताकि आप यहाँ पे इजीली समझ सके और लर्न कर सके। यदि मैं यहाँ पे सबको एक में मिला के खिचड़ी बना दिया रहता, रायता बना दिया रहता मेरे भाई, तो आपको समझ नहीं आता और आपको याद नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। तो मेरा यही मेन उद्देश्य है मेरे भाई, मैं आपको एकदम होशियार बना दूंगा मेरे भाई, एकदम बायोलॉजी में 100% अपने इस दोस्त पे, अपने इस भाई पे विश्वास रखिए मेरे भाई। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा सेल वॉल के बारे में इतना मैं आपको पॉइंट बताया हूँ, डिफिनेशन अपने दिमाग में इसको मेरे भाई एकदम बैठा लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ यानी कि अब हम लोग धीरे धीरे सेल के एकदम अंदर घुस रहे हैं। अभी हम यहाँ पे हम लोग थे सेल वॉल, अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ। तो पढ़ लिए सेल वॉल के बारे में, अब इसके अंदर घुसेंगे तो आता है सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जो सेल वॉल वो प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल मेम्ब्रेन, बट जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं मेरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट होता है बट प्लांट एंड एनिमल में। यानी कि प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और एनिमल में भी। देखिए ये किस तरह होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल होता है। हम लोग पढ़े थे सेल वॉल वो क्या था, नॉन फ्लेक्सिबल था यानी रिजिड था, बट जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में सब कोई एक नाम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है मेरे भाई, फ्लेक्सिबल होता है, लिविंग सेल होता है। जिस तरह सेल वॉल जो था मेरे भाई नॉन लिविंग सेल से मिलकर बना था, बट जो हम लोग का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिविंग सेल से मिलकर बनता है। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किससे मिलकर बनता है मेरे भाई, लिपिड और प्रोटीन से। जिस तरह हम लोग पढ़े थे सेल वॉल किससे मिलकर बना था मेरे भाई, सबसे लास्ट वाला पॉइंट याद आ गया, सेलुलोज से। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होता है आप हमेशा याद रखिएगा लिपिड एंड प्रोटीन से बनता है मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाए मेरे भाई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या यूं कहा जाए मेरे जहां से क्वेश्चन बनता है ये है ये पार्ट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेरे भाई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे इट अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट का, मतलब ये मटेरियल को सब कुछ सर्टेन मटेरियल को मेरे भाई एंट्री करता है और एग्जिस्ट कराने का काम करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन या स्पेसिफिक मटेरियल थ्रू इट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसी के द्वारा मेरे भाई कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल। आप हमेशा याद रखिएगा, एक तो इसका सेल मेम्ब्रेन नाम हो गया, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा इसको नाम से जाना जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्यों कहा जाता है एक बार और सुनिए, क्योंकि ई अलाउ करता है किस चीज का, एंट्री का, घुसाने का और निकालने का सम स्पेसिफिक मटेरियल्स का। ट्रांसपोर्ट करता है मेरे भाई, यूं कहा जाए, इसको भूल जाइए तो यूं कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन या स्पेसिफिक मटेरियल थ्रू इट। इसके द्वारा कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को, सबको नहीं मेरे भाई याद रखिएगा, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स का ही ट्रांसपोर्ट कराया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए इसका नाम होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। आप इसको एकदम 100% मेरे भाई याद कर लीजिएगा। इस सेशन से भी, इस लेक्चर से मेरे भाई, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन इसी से बनता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट वो है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेसिफिक मटेरियल्स का मूवमेंट होता है मेरे भाई वो भी 2 प्रकार का होता है। जिस तरह आप देखेंगे यूं कहा जाए मेरे भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल इज 2 टाइप्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई आप देखेंगे कभी भी विदेश से हम लोग के देश में कोई भी सामान आता है, या तो जहाज से आता है, या तो क्या ट्रेन से आता है जिसको हम लोग मालगाड़ी कहते हैं, या तो पानी के रास्ते से आता है यानी कि बोट से आता है। तो उसी तरह मेरे भाई हम लोग के बॉडी के अंदर सेल में भी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेरे भाई वो 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, अब हम लोग वाले स्लाइड पे दोनों को एकदम विस्तार में पढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है मेरे भाई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यदि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है मेरे भाई, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है मेरे भाई। इसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये एक मेरे भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट स्लो प्रोसेस होता है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे भाई। जैसे इसके टाइप्स का बात की जाए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स का बात की जाए मेरे भाई, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। कहीं ना कहीं आप ये पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में क्लास 8 में भी है मेरे भाई, और ये क्लास 7 में भी है। लेकिन मेरे भाई मैं ओस्मोसिस डिफ्यूजन को पढ़ाने से पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ यानी कि थ्योरी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, जो इस सेशन से, जो इस टॉपिक से पूछ रहा है या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछेगा। अब हम समझते हैं पैसिव को समझ लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है मेरे भाई? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें था हम लोग का ऊपर से नीचे की तरफ, यानी बड़ा से छोटे की तरफ जा रहा था, या कहा जाए कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बट वही एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का बात की जाए तो इसमें किस तरह मूवमेंट हो रहा है मेरे भाई मॉलिक्यूल्स का, लोअर कंसंट्रेशन के से लेके हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि अब नीचे से ऊपर आ रहा है मेरे भाई, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसका मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है मेरे भाई, 100% इसमें एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, वो भी किस फॉर्म में मेरे भाई? एटीपी के फॉर्म में। ये एक रैपिड प्रोसेस होता है। जैसे ये कौन सा प्रोसेस था? स्लो प्रोसेस था, बहुत धीरे धीरे होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसी तरह जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अपोजिट, यानी कि बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इसके टाइप्स का बात किया जाए मेरे भाई, इसमें इंडोसाइटोसिस आपको पढ़ना है और एक्सोसाइटोसिस पढ़ना है। देखिए मेरा इस तरह लिखाने का मेन मोटिव यह है मेरे भाई, आपसे कभी भी डिफिनीशन चाहे पूछे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है मेरे भाई, इसमें से आप किसी भी 2-3 पॉइंट को लिख सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछे मेरे भाई, इसमें से कुछ लिख सकते हैं। यदि दोनों का मेरे भाई आपको डिफरेंस दे दे, ये देगा मेरे भाई 100%। कभी भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का जहां बात करेगा वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का भी मेरे भाई बात करेगा। तो देखिए इसको याद किसे करना है, बस आपको ये याद है तो आप इसको लिख देंगे। इसमें क्या था, सब वही लिखना है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर। यहाँ पे यदि पैसिव में हायर कंसंट्रेशन से लोअर लिख रहे हैं, इसमें उसका अपोजिट लिख देंगे एक्टिव में, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसलिए मेरा मेन मोटिव है मेरे भाई इस तरह का लिखवाने का। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे भाई, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये मैं बताया था कि 100% गारंटी, ये 100% गारंटी वाले क्वेश्चन मेरे भाई आ सकता है, जो कि है कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं आपको बताया था कि मेरे भाई एंट्री और एग्जिट का काम करता है। मैं बताया था ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज का मेरे भाई, सम स्पेसिफिक मटेरियल्स का थ्रू इट अपने सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो आप इसका डिफिनीशन अपने पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, उसके बाद से जो अभी मैं पिछले ही स्लाइड पे पढ़ाया था मेरे भाई वही डिफिनीशन लिख दीजिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपका एक भी नंबर इसमें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग ये भी पढ़े कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस था, ये सब आप बता दीजिएगा कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना था, ये सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना था मेरे भाई, लिपिड से, प्रोटीन से। सेल वॉल जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ओनली प्लांट सेल में, और सेल मेम्ब्रेन होता है मेरे भाई बोथ प्लांट और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। सेल वॉल मेरे भाई प्रोवाइड कौन सी करता है, मैकेनिकल डैमेज से। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है मेरे भाई, वही सेलेक्टिवली परमिएबल का काम, यही वाला इसमें आ जाएगा। तो इस तरह का आप सब डिफिनीशन बना के मेरे भाई मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, एक एक बात को समझा दिया। लिख दीजिएगा अपने नोट्स में मेंशन कर दीजिएगा और अपने खुद लर्न कर लीजिएगा मेरे भाई। और डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये भी है मेरे भाई, पूछ रहा है क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम स्पेसिफिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता था, एक पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या था मेरे भाई, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होता था। ये किधर होता था, एक्टिव। ये मेरे भाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता था। ये मेरे भाई स्लो प्रोसेस था। और एक्टिव प्रोसेस क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या था मेरे भाई, एक रैपिड प्रोसेस था।
इसके टाइप्स में हम लोग देखे थे ओसो, इसके ओसोमोसिस और डिफ्यूजन था। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स में क्या था मेरे भाई, एंडोसाइटोसिस था, एक्सोसाइटोसिस था। और पैसिव के बारे में मैं जितना चीज अभी पिछले स्लाइड पे बताया मेरे भाई आपको समझ सब उसमें मेंशन कर दीजिएगा अपने नोट्स में और याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अब हम लोग चलते अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते थे, जहां पे हम लोग का गाड़ी रुका था, कहां पे, ओसोमोसिस और डिफ्यूजन पे। अब उसको समझते हैं मेरे भाई, ओसोमोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। पर अटका था हम लोग का गाड़ी, अटका था ओसोमोसिस और डिफ्यूजन पे। अब हम लोग अपने गाड़ी को बढ़ाते हैं और यहाँ से समझते हैं डिफ्यूजन, उसके बाद से समझेंगे ओसोमोसिस क्या होता है। देखिए डिफ्यूजन और ओस्मोसिस को समझने से पहले आपको समझना होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट क्या होता है मेरे भाई, जिसकी क्वांटिटी कम होता है और जिसका ज्यादा क्वांटिटी होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, या यूं कहा जाए मेरे भाई जिसमें घोला जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पानी है और चीनी है मेरे भाई, तो चीनी और पानी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका रहेगा, पानी का रहेगा, तो पानी क्या कहलाएगा मेरे भाई, सॉल्वेंट कहलाएगा। और कम क्वांटिटी में रहा यानी कि चीनी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। अच्छा ये बताइए अब चीनी को किस में घोलेंगे, पानी में, यानी जिसको घोला जा रहा है, चीनी को ना घोला जा रहा है वो कहलाता है सॉल्वेंट। मतलब देखिए अब चीनी को किस में घोलेंगे, पानी में, तो अब मेरे भाई जिसको जिसमें किसमें घोला, जिसमें घोला जाएगा, तो मतलब चीनी को किसमें घोलेंगे, पानी में, तो जिसमें घोला जाएगा उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोला जा रहा है, किसको घोला जा रहा है, चीनी को, कहलाता है सॉल्यूट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तब क्या बनता है मेरे भाई, सॉल्यूशन, तो वही शुगर वाटर बन जाएगा यानी मीठा पानी। तो समझ गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक डिफ्यूजन पे मेरे भाई। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, एकदम हम लोग विस्तार में एकदम अच्छा तरीके से एकदम धीरे से आराम से मेरे भाई डिफिनेशन से पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड या गैस हो from a region of higher concentration to lower concentration through a selectively permeable membrane, जो अभी हम लोग पिछले पढ़े थे। सबसे पहले आपको यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह डिफिनेशन को समझा जाता है मेरे भाई, तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, ये कौन सा मूवमेंट हो रहा था मेरे भाई, कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा था मूवमेंट, तो हम लोग पढ़े थे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट हो रहा था। तो कुछ हम लोग जान गए कि वो मूवमेंट जो कि हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल। तो भाई उसी में तो हम लोग पढ़ रहे थे सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो पढ़ रहे थे, सेल मेम्ब्रेन का ही तो तीसरा नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो अब हम लोग समझते हैं ओवरेज का मतलब क्या होगा, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का जो कि मेरा भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है थ्रू किसके द्वारा, सेलेक्टिवली परमिएबल के द्वारा, वो कहलाता है डिफ्यूजन। वो इस सब्सटेंस या सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं बहुत अच्छा से समझ आएगा, जैसे CO2 चाहे O2 मूव कहाँ करेगा, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन के द्वारा। जैसे मेरे भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आउटर साइड सेल है, जितना भी है यहाँ पे ये में सर्कल में बनाया हुआ हम लोग का इनर साइड सेल है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, या कहा जाए कि ऑक्सीजन का जो सब्सटेंस है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि इसका मूवमेंट किधर से होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। ये बताइए ऑक्सीजन का पार्टिकल्स या यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इधर है, यानी कि ये हायर से अंदर यानी लोअर की तरफ ये मूवमेंट करेगा, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी आउटसाइड सेल्स की तरफ से ये इनसाइड के सेल की तरफ मूवमेंट होगा। इसीलिए इसका एग्जांपल मेरे भाई डिफ्यूजन, इसी प्रोसेस को तो कहा जाता है डिफ्यूजन। और CO2 का देखिए मेरे भाई, ये हम लोग का यहाँ पे आउटर साइड सेल हो गया, और IC में यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा सर्कल के अंदर, ये हम लोग का इनर साइड सेल हो गया मेरे भाई। इसमें मैं देख रहा हूँ कि CO2 का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है इनर साइड के सेल में, और आउटर साइड के सेल में हमको बस 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है CO2 का। तो मैं फिर आपको डिफिनीशन पे जा रहा हूं मेरे भाई। देखिए क्या डिफिनीशन कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल। ये हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कौन सा सेल है मेरे भाई, ये कौन सा मेरे भाई, झिल्ली है। ये कौन आउटर मोस्ट कवरिंग सेल को क्या कहते हैं मेरे भाई, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, या ये सेल मेम्ब्रेन है।
जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, जो ये आपको बाउंड्री दिख रहा है, यही तो मेरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल है। वही कह रहा है किसके द्वारा, सिलेक्टिवली परमिएबल के द्वारा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी सिलेक्टिवली परमिएबल के द्वारा ही वो अंदर जा रहा है। और यहाँ पे CO2 का 2 है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आएगा। वही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कम। और जो ये बाउंड्री, यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, वही क्वेश्चन में कर रहा है। इसका मतलब जो अंदर वाला है वो किधर जाएगा मेरा, इस कम की तरफ, यानी कि इनर साइड सेल के जो मॉलिक्यूल है CO2 का, वो हमारे आउटर साइड ऑफ द सेल CO2 के तरफ आएंगे। यही डिफिनीशन कर रहा है मेरे भाई। आपको समझ आया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने ओस्मोसिस। इस तरह मेरे भाई आप किसी भी डिफिनीशन को, आपको डिफिनीशन नहीं समझ रहा है, पहले आप एग्जांपल्स को समझिए। ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये पार्टिकल्स, ये एरो दिखा रहा है मेरे भाई मूवमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का, ये साइन है, मैं एरो बनाया है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा, फिर उसके बाद से जब ये पढ़ेंगे खुद ब खुद आपको डिफिनीशन समझ में आने लगेगा। अब डिफ्यूजन पढ़ लिए, अब ओस्मोसिस पढ़ते हैं मेरे भाई। डिफ्यूजन पढ़ लिया, हम लोग पढ़ते हैं ओस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सॉल्वेंट और वाटर का। वो किस चीज का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था मेरे भाई, वो सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस का था। ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सॉल्वेंट या वाटर। जैसे मैं आपको बताया था, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या था मेरे भाई, वाटर था, और सोल्यूट क्या था, चीनी था, जिसकी क्वांटिटी कम था, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा था, वो सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो या आप सॉल्वेंट का या वाटर का, ये दोनों बात एक ही है। तो हमेशा याद रखिए, ओस्मोसिस सिर्फ वो मूवमेंट होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो कि सिर्फ किस चीज का होता है, वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हम जान रहे हैं कि ओस्मोसिस है, अच्छा डिफ्यूजन है, किस चीज का टाइप था, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो वो कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट का, किधर से किधर मूवमेंट होता है, तो हायर से लोअर, तो हायर से लोअर तो ये करेगा, वो भी असेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ही वो पार्ट था, वो जितने भी बातें थी, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये भी आएगा। सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पे वाटर। देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, ओस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, उसका स्पेशल केस है। ओनली विथ 2 कंडीशन। जब 2 कंडीशन, कौन कौन सा, मूवमेंट इज ऑफ सॉल्वेंट या वाटर। जब सिर्फ वाटर का या जब सिर्फ मेरे भाई वाटर का या सॉल्वेंट का, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है मेरे भाई, उसका मूवमेंट हुआ, तब आप उस मूवमेंट को, उस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कहेंगे ओस्मोसिस। और किसके निगरानी में मेरे भाई, सिलेक्टिवली परमिएबल इन्वॉल्व, यानी कि वहां पे सिलेक्टिवली परमिएबल रहना चाहिए उसके निगरानी में। तो हमेशा 2 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ओस्मोसिस डिफ्यूजन ही है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे किस चीज का मूवमेंट हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है मेरे भाई सॉल्वेंट का और वाटर का, इसलिए इसका एक अलग नाम रख दिया गया है ओस्मोसिस। और हमेशा 2 कंडीशन, या आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आपको डिफ्यूजन याद होगा तो मेरे भाई ये तो वैसे याद होगा, बस यहाँ पे चेंज कर देना। वहां पे सब्सटेंस था, सॉलिड लाइक लिक्विड गैस, उसमें किसी भी चीज का हो जा रहा था, इसमें बस सॉल्वेंट और वाटर का होगा। यानी तो ये 2 कंडीशन याद हो गया, बस आपका डिफिनीशन क्लियर मेरे भाई। ऐसे एग्जांपल से देख रहे हैं, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये किधर से किधर जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आउटसाइड सेल में मेरे भाई 2 सिर्फ मॉलिक्यूल है, यानी कि कम है, इधर ज्यादा है। तो ये हम लोग का लोअर कंसंट्रेशन हो गया, ये हम लोग का हायर कंसंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा मेरे भाई किधर से किधर जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये हम लोग का हमेशा मेरे भाई, ये यहाँ पे गलत है मेरे भाई, ये हमेशा ऐसे आएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी इनसाइड द सेल से ये जाएगा आउटसाइड द सेल की तरफ। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ये डिनोट कर रहा है एरो को। तो आई होप आपको डिफ्यूजन और ओस्मोसिस समझ आ गया होगा, जो कि टाइप था मेरे भाई सिलेक्टिवली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कहा जाए मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल। उसके अंदर भी टाइप था एक्टिव, पैसिव। तो पैसिव टाइप का ये टाइप था मेरे भाई ओस्मोसिस। आप हमेशा याद रखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। दोनों को मैं एकदम अच्छा से क्लियर कर दिया हूं। दोनों में एक चीज आपको हमेशा कॉमन मिलेगा कि सिलेक्टिवली परमिएबल आपको एक चीज मिलेगा डिफिनीशन में, और दूसरा चीज मेरे भाई ये हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, क्योंकि ये
कौन सा टाइप से मेरे भाई, किसके अंदर ये आता है, पैसिव और ट्रांसपोर्ट के अंदर, इसीलिए हमेशा कॉमन मिलेगा। यदि आपका किसी भी सब्सटेंस का हो रहा है तो आपका डिफ्यूजन हो जाएगा मेरे भाई स्पॉन्टेनियस। यदि किसी भी सब्सटेंस का हो रहा है मेरे भाई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट तो आपका डिफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि वो आपका डिफ्यूजन हो जाएगा। यदि आपका सॉल्वेंट और वाटर का हो रहा है मेरे भाई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट तो आपका ओस्मोसिस हो जाएगा। पॉइंट देख लीजिए मेरे भाई, सेल इज केप्ट इन हाइपो आइसो, मतलब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हमेशा आपको सेल या तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ही देखने को मिलेगा। अब देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट में आपको बताया था सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बनता है मेरे भाई, तो एक आपका सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा और जिसकी क्वांटिटी कम मतलब क्या, सॉल्यूट। तो वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है मेरे भाई ज्यादा होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है मेरे भाई, सॉल्यूट की मात्रा एकदम कम होता है। वहीं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का बात किया मेरे भाई तो सॉल्यूट एकदम बराबर होता है। तो आपको ये तीनों समझ आया होगा। अब हम तीनों का डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। मेरा डिफरेंस देखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। SOL पे पावर है, मतलब ये सॉल्यूशन का शॉर्टकट है मेरे भाई, आप पूरा नाम लिखिएगा। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें मोर सॉल्यूट आउटसाइड की तरफ होता है, बट वहीं देखा जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो इक्वल सॉल्यूट इनसाइड और आउटसाइड की तरफ होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखा जाए तो लेस सॉल्यूट आउटसाइड की तरफ। सॉल्यूट आप हमेशा याद रखिएगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में आपको बताया था। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ देखिए वाटर मूव इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ, मतलब वाटर जो होता है वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है मेरे भाई। और वहीं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल वाटर होता है, न तो बाहर जाता है न तो अंदर आता है, मतलब जितना है उतना ही रहता है। इसमें हाइपोटोनिक में वाटर मूव आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ, मतलब इसमें उल्टा होता है, इसके उल्टा होता है। इसमें वाटर मूव करता है मतलब बाहर से अंदर की तरफ। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा मेरे भाई। और यहाँ पे देखिए लेस वाटर आउटसाइड की तरफ, इसमें जो वाटर होता है वो आउटसाइड की तरफ कम होता है। इसमें नो नेट मूवमेंट ऑफ H2, इसमें कोई H2O का मूवमेंट नहीं होता, ये कांस्टेंट बनता है भाई, सीधा साधा है, किसी से मतलब नहीं है। इसमें मोर वाटर आउटसाइड की तरफ, इसमें जो वाटर होता है वो आउटसाइड की तरफ ज्यादा होता है। ये सेल श्रिंक होता है, ये रिमेन सेम होता है, मतलब हमेशा जितना है उतना ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। फिर कर हम ये सीधा लड़का है, ये सेल श्रिंक होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है वाटर मूव इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ, मतलब ये सिकुड़ता है। और ये सेल स्वेल्स होता है, यानी कि ये फूलता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि रात को चाना भेज कर, मतलब सुबह चाना खाना चाहिए, चाना के साथ किशमिश भी भेज दीजिए, बादाम भी भेज दीजिए, तो आप छोड़ा भी भेज दीजिए, तो सुबह देखेंगे तो फूल गया होगा, किशमिश आप देखेंगे तो फूल गया होगा, यानी कि पानी उसके अंदर चला गया। यानी कि क्या हुआ मेरा वाटर मूव इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, तो ये हम लोग का क्या हो गया, यानी क्या ये वाला हो रहा है मेरे भाई, वाटर मूव आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। यानी कि वाटर क्या था मेरे भाई, आउटसाइड था, किशमिश में थोड़े ना पानी था, लेकिन जब हम लोग सुबह देखे तो किशमिश में डूब गया था। तो ये किसी से एग्जांपल हो गया मेरे भाई हाइपोटोनिक, जब रात में हम लोग किशमिश भरे थे पानी में, सुबह देखे तो फूल गया था। वही स्वेल्स, यहाँ पे सेल, इसमें क्या होता है, स्वेल्स होने लगता है, यानी कि फूलने लगता है। तो जो किशमिश का एग्जांपल है मेरे भाई वो है हाइपोटोनिक का एग्जांपल। इसमें तो इससे कुछ मतलब है नहीं, ये मतलब सब चीज बराबर रहेगा। और देखिए स्वेल श्रिंक में किस चीज का एग्जांपल आप दे सकते हैं मेरे भाई, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं फिर वही किशमिश, मतलब वही ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर को किशमिश बनाया जाता है तो सिंपल से देखते हैं अंगूर के अंदर पानी होता है, तो क्या किया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है। सुखाएंगे तो क्या होगा, अंदर से वाटर मूव करेगा बाहर की तरफ, मतलब अंदर का जितना पानी रहेगा सूर्य के प्रेजेंस में सुखाएगा तो सब गैस बन के खत्म, यानी कि अंदर का जितना वाटर है बाहर निकल गया। वही लिखा है वाटर मूव इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। तो जो इसमें ग्रेप्स का यानी अंगूर वाला जो एग्जांपल होगा मेरे भाई वो आ जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और अंगूर से ही किशमिश बनता है। मतलब याद रखिएगा, किशमिश वाला होगा तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अंगूर वाला होगा तो ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है।
इससे तो किसी के मतलब है नहीं। तो यहाँ तक के लिए आपको समझ आया। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं बताया हूँ मेरे भाई, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद देन उससे चाहे उससे पिछले से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकता है, उन सभी को मैं दूंगा मेरे भाई, ताकि आप अपने नोट्स में लिखेंगे और लिख के उसके आंसर लिख के याद करेंगे, ताकि आपके पेपर में आपका बढ़िया नंबर इसको कर सके मेरे भाई। कि हाउ डू गैसेस मूव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे गैस मूव होता है, तो वही सिलेक्टिव परमिएबल के द्वारा मेरे भाई। सिलेक्टिव परमिएबल में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सभी के बारे में आप एक एक एकदम अच्छा से विस्तार में मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, आप लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है वाटर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर वही पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग अब जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, उसमें पढ़े थे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव। पैसिव हम लोग पढ़े थे मेरे भाई, उसमें डिफ्यूजन और क्या पढ़े थे, ओस्मोसिस। तो डिफ्यूजन मेरे भाई स्पॉन्टेनियस एक तरह का मूवमेंट था, जो कि सब्सटेंस का था मेरे भाई, किसका सॉलिड लिक्विड गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ थ्रू किसके द्वारा, सिलेक्टिव परमिएबल के द्वारा। तो उसमें एक दूसरा प्रकार था मेरे भाई ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हम लोग पढ़े थे, सिर्फ वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है किस चीज का, वाटर का और सॉल्वेंट का। तो उसी के बारे में लिखना है मेरे भाई, ओस्मोसिस के द्वारा बताना है कि किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो इसको आप लिख लीजिए मेरे भाई, बहुत आसान है। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का बच गया था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को पढ़ते हैं मेरे भाई। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े मेरे भाई, वो सब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आने वाला था। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हम लोग पढ़े थे सिलेक्टिव परमिएबल का ट्रांसपोर्टेशन का दो तरीका होता है, एक था पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा था एक्टिव। तो पैसिव वाला जितना पार्ट था सब कवर अप कर लिए। अब ये हम लोग का है दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इसमें भी टाइप था एंडोसाइटोसिस और कौन सा था मेरे भाई, एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है मेरे भाई, तो द सेल इन्वॉल्व इन फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। तो देखिए इंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब कोई भी सेल इन्वॉल्व करता है इन फूड और अदर सब्सटेंस को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी कि बाहरी वातावरण से, तब उसको कहते हैं हम लोग इंडोसाइटोसिस मेरे भाई। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पे भूल गया मेरे भाई। तो अब हम समझते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है मेरे भाई, द सेल इन्गल्फ बेस्ट मटेरियल। अब देखिए ये किस चीज का सेल, ये सेल किस चीज का इन्गल्फ कर रहा है मेरे भाई, बेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑन बेस्ट मटेरियल जो है मेरे भाई और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहा है, उसको इस जो ये सेल इन्गल्फ करता है मेरे भाई। तो ये कहलाता है हम लोग का एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो यही हो गया एक्सोसाइटोसिस। देखिए ये पाया जाता है किसमें मेरे भाई, ऑकर इन अमीबा, ये अमीबा में पाया जाता है। तो यहाँ तक ले आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक ले जितना हम लोग बात पढ़े ये सब सिलेक्टिव परमिएबल के अंदर का पार्ट था, या यूं कहा जाए कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट था। देखिए सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा था, बस खत्म, अब कुछ नहीं है। इसके एकदम गहराई तक ले एकदम घुस के एकदम गड्ढा में हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। अब कुछ ऐसा भी नहीं, एक एक बात है या एक एक पॉइंट है जो कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल के अंदर कुछ छूटा हो। यहाँ तक ले खत्म, हम लोग का सेल वॉल खत्म, सेल मेम्ब्रेन खत्म। अब बच गया मेरे भाई हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गया, वही मतलब साइटोप्लाज्म बच गया मेरे भाई, और सेल ऑर्गेनेल्स दो बच रहा है। इसके बाद से सेल डिवीजन, तीन ये चीज बच रहा है। इन तीन चीज को कवर करेंगे, हम लोग का चैप्टर खत्म। चूंकि मेरे भाई बहुत भीषण गर्मी पड़ रहा है, आप मेरे चेहरे पे पसीना ही देख के अंदाज कर ले रहेंगे, इसीलिए, और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है मेरे भाई। अभी आपके पास बहुत समय है मेरे भाई, आराम से पढ़िए इस वीडियो को, आराम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप लिखिए, लेकिन आराम से पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए मेरे भाई। यदि मेरे बातें यहाँ पे मैं जो थ्योरी पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जितना बातें मैं बताया हूँ मेरे भाई, यदि आपको समझ आया होगा, यदि आप दिल से खुश है मेरे भाई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में उसको शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में, बाकी जो इसके अंदर का बच गया